Hello student, here is a JEE Advanced 2019 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. Three glass cylinders of equal height h equal to 30 centimeter and refractive index n equal to 1.5 are placed on a horizontal surface as shown in figure. Cylinder 1 has a flat top, cylinder 2 has a convex top and cylinder 3 has a concave top. The radii of curvature of the two curved tops are the same, are equal to 3 meters. If h1, h2 and h3 are the apparent depth of point x on the bottom of three cylinder respectively, the correct statement is और आर. कुल मिला के अपन को apparent depth निकालनी है तीनों केस में और फिर कंपैरिजन है. तो फर्स्ट केस में तो apparent depth बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगेगा. फर्स्ट केस जो हमारा यहाँ सबसे इजी केस, उसमें अपन apparent depth निकालनी, जो h1 है वो सिंपली हो जाएगी h अपॉन म्यू. लेकिन क्योंकि सेकंड और थर्ड केस में कर्व टॉप है तो ऐसे में अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सिंगल स्फेरिकल सरफेस वाला. तो सेकंड और थर्ड के लिए सिंगल स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस बेसिकली अपरेंट डेप्थ ही हो जाएगी, माइनस फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये दो फॉर्मूले, क्वेश्चन डन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट केस में हम अपरेंट डेप्थ निकालते हैं. केस 1 h1 निकालते हैं. तो h कितना है? h है 30 सेंटीमीटर अपॉन म्यू 1.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर. तो एक केस तो सॉल्व भी हो गया. सेकंड केस में अपन को h2 निकालना है. तो मान लो अपरेंट डेप्थ जो सेकंड केस में h2 है, तो सेकंड केस के लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं. तो सेकंड मीडियम यहाँ पे एयर है और फर्स्ट मीडियम हमारे पास ग्लास है. तो सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, इमेज ही तो हमारी अपरेंट डेप्थ है h2, माइनस फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 अपॉन u की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30 सेंटीमीटर. लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम लिखेंगे -30 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर. आप देखिए कर्व सरफेस अगर कॉन्वेक्स है तो सेंटर जो होगा वो नीचे की तरफ होगा डायग्राम के हिसाब से, और ऐसे में अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे. तो नेगेटिव 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर. तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 300, जिसको अपन लिख सकते हैं 5 अपॉन 3000 माइनस 15 अपॉन 300. फर्दर सॉल्व करते हैं. 1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 3000 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -145. तो h2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूँ वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो लिखूँ तो आ जाएगा 3000 बाई 145, जिसको अपन लिख सकते हैं 600 बाई 29. ध्यान रखना यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है. अगर यही अपन थर्ड केस के लिए करते हैं तो डिफरेंस कहाँ था? थर्ड केस में जो हमारी ये क्वांटिटी है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली जो वैल्यू होती है थर्ड केस के लिए वो पॉजिटिव में आती. तो थर्ड के लिए मैं फटाफट से कैलकुलेशन कर देता हूँ. 1 अपॉन h3 इज इक्वल टू वही 5 बाई 3000, लेकिन अब के ये नेगेटिव का आएगा क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू है पॉजिटिव में होगी, माइनस 15 बाई 300. अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000 और ऊपर आ जाएगा 155 माइनस का, और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे h3 का तो वो आ जाएगा अपने पास 600 बाय 31. अब कंपैरिजन चालू करते हैं. जो कंपैरिजन की बात आई तो पहले वैल्यू लिख देते हैं. यहाँ पे h1 हमारे पास है 20, h2 हमारे पास है 600 बाय 29 और h3 हमारे पास 600 बाय 31. एक चीज़ आप देखिए, अगर 600 बाय 29 को देखो तो इट विल बी ग्रेटर देन 20. सो अपन बोल सकते हैं h2 इज ग्रेटर देन h1. सही है. h3 इज ग्रेटर देन h1 नहीं, h3 h1 से छोटा है बेसिकली, क्योंकि अगर आप 600 को 30 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, 31 से करोगे तो 20 से छोटा आएगा. h2 इज ग्रेटर देन h3, बिल्कुल ठीक बात है. h2 माइनस h1, चलो निकालते हैं. h2 माइनस h1 600 बाई 29 माइनस h1 दैट इज 20. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 580, तो ये आ जाएगा 20 बाई 29, और जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.69 अप्रॉक्सीमेटली. तो इस रेंज में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. तो हमारे कहने का मतलब है ए और सी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है. थैंक यू.